बंगाल के बाद में अब हमारा अगला स्टेट है, अगला राज्य है अवध, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि अवध जो है अभी मॉडर्न यूपी वाला जो एरिया है उसको उस टाइम पे अवध के नाम से जानते थे। अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था सादत खान ने, ठीक है। सादत खान इसका फाउंडर था। इसका नाम भी पूछ लिया था कि अवध का फाउंडर कौन था। कभी कभी इसका टाइटल पूछा जाता है। इसको मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल एम्परर था उसने बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। तो इसका टाइटल कभी कभी पूछा जाता है कि सादत खान का टाइटल क्या था। ये पहला अवध का स्वतंत्र नवाब था। सादत खान के बारे में एक चीज़ और है कि जब भारत में नादिर शाह का अटैक हुआ तो सादत खान जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में था और इसने दोनों के बीच में, मतलब नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में ट्रिटी संधि करवाने की बात की कि शांति भी हो जाए। और फिर जब नादिर शाह उसकी बात नहीं माना तो इसके बारे में बोला था सादत खान ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली उसके बाद में। कभी कभी पूछ लेते हैं अटैक के बारे में। मैंने पहले बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो लोग कोस्टल हिस्से को, भारत के समुद्र से जुड़े हुए हिस्से पे कंट्रोल चाहते थे। अवध, दिल्ली ये सब लैंड लॉक्ड हैं, मतलब समुद्र से जुड़े नहीं हैं। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट इनकी तरफ नहीं था कुछ भी। तो ऐसे ही सादत खान के बाद में नवाब बना अवध का, उसका नाम था सफदरजंग। फेमस नवाब है सिर्फ इस वजह से, देखो सफदरजंग के नाम से बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स दिल्ली में हैं। सफदरजंग जो था उसको नवाब वजीर भी बोला जाता है कि ये नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। ये अवध का तो नवाब होता था और मुगल एम्परर जो होता था उस टाइम पे, मुगल शासक के दिल्ली का वजीर होता था, उनके पैसे का काम धाम देखता था, फाइनेंस मिनिस्टर जैसा। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा एम्परर नवाब वजीर है इनमें से, ठीक है, किसको नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। सफदरजंग के बाद में थोड़ी सिचुएशन बिगड़ी और अवध का नवाब बना शुजाउद्दौला। और इसने वो जो मैंने बताया कि एक तरीके से एक अनरिटन पैक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच में कि एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन जो शुजाउद्दौला था वो 1764 में बक्सर की लड़ाई में बंगाल में पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। बक्सर की लड़ाई हम लोग देख चुके थे, इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, ये तीनों की कंबाइंड आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी थी और हार गई। तो शुजाउद्दौला बक्सर में लड़े और हार गए। अब अच्छा अंग्रेजों की नज़र इस पे घूमी और अंग्रेजों ने अवध को एक्सप्लॉइट करना, अवध का शोषण करना शुरू किया। पहले तो उसने वही जो बक्सर की लड़ाई के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी उसी में अवध पर हर्जाने के रूप में कि अवध ने लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से, तो इलाहाबाद और कड़ा की जागीर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली, ठीक है, और हर्जाने के रूप में पैसा लेना शुरू किया। और सालाना पैसा अवध के जो नवाब होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अटैक से बचने के लिए। तो अवध का एक तरीके से शोषण शुरू हो गया इस बक्सर की लड़ाई के बाद में। शुजाउद्दौला के बाद में उसका बेटा जो उसका नाम था आसिफुद्दौला, और इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं। आसिफुद्दौला एम्परर बना, नवाब बना अवध का। इसके बारे में बोला जाता है कि जो अवध की उस टाइम पे कैपिटल थी फैजाबाद, पहले कैपिटल इसकी फैजाबाद थी। तो अवध का नवाब बनने के बाद में इसने अपनी कैपिटल फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, लखनऊ से काम का देखने लगा। और इसके बारे में स्टोरी चलती है कि जो ये अपनी इसकी शुजाउद्दौला जो इसके फादर थे उनकी जो वाइफ थी, मतलब आसिफुद्दौला की मदर बहू बेगम, वो पॉलिटिक्स में बहुत दखलंदाजी करती थी, सब देखती थी। तो बोलते हैं उनसे ये थोड़ा परेशान होकर ये लखनऊ आ गया अपने अधिकारियों को लेके। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लखनऊ का फाउंडर किस नवाब को माना जाता है। लखनऊ में इसने रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा जैसी चीज़ें बनवाई। तो लखनऊ की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं कई सारी ये आसिफुद्दौला ने बनवाई और इसने अवध की राजधानी भी फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र की है। तो इस वजह से आसिफुद्दौला पूछा जाता है।
और अवध का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा। उसके बाद में जब अवध के पास देखो पैसा नहीं बचा देने लायक बिल्कुल भी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से ऑफर रखा कि एक तो ऑफर यही होता था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करेगी और राज्य मिला लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में। दूसरा ऑफर रखा कि ईस्ट जो अवध के नवाब हैं वो उनकी सहायक संधि पर साइन कर दें, सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दें। सहायक संधि एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की सोवर्निटी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था कि भाई वो बड़ी पावर है। तो अवध का नवाब था सादत अली, जिसने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पर साइन कर दिए और एक तरीके से अवध की जो संप्रभुता थी, अवध की जो इंडिपेंडेंस थी वो छोड़ दी और अवध ईस्ट इंडिया कंपनी के इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, सहायक संधि पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में अवध आ गया सहायक संधि पर साइन करने के बाद में। तो छोटी सी 4-5 नवाबों के बारे में मैं जानना है और ये सहायक संधि किस नवाब ने साइन की। पहला सादत खान था, दूसरा है जो लास्ट वाला है जिसने सहायक संधि पर साइन की है वो सादत अली। और इसके बाद में कई नवाब हुए। 1857 की क्रांति में अवध के नवाब उस टाइम पे थे वाजिद अली शाह, उनको अवध का लास्ट नवाब माना जाता है, तो उनके बारे में हम लोग वहीं पे देखेंगे कि क्या है वाजिद अली शाह के बारे में। तो ये अवध हो गया, तो बंगाल गया, अवध गया। इसके बाद में हमारा है हैदराबाद। हैदराबाद भी बहुत बड़ा राज्य था जो भारत के नीचे साउथ में, मतलब एरिया वाइज बहुत बड़ा राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद का फाउंडर जो था उसका नाम निजाम अली खान, क्योंकि उसको निजाम उल मुल्क का टाइटल मिला था। जैसे अवध के पहले नवाब को बुरहान उल मुल्क का टाइटल मिला था, ऐसे इसका टाइटल बहुत पूछा जाता है, निजाम उल मुल्क। इसी वजह से यहाँ के रूलर्स को निजाम बोला गया। इसका एक टाइटल आसफ जहान भी था, इसलिए क्वेश्चन बहुत पूछा था आसफ जहान डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी। ये हैदराबाद का पहला निजाम बना। इसका रियल नेम चिनलिच खान था, ठीक है। तो इसके कई सारे टाइटल्स, चिनलिच खान नाम था, ये दो इसके टाइटल्स हैं, आसफ जहान, निजामुल मुल्क का टाइटल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसके नामों के बारे में ही है। हैदराबाद के बारे में अगली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि हैदराबाद भारत का पहला राज्य था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि पर सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दिए थे। सबसे पहले हैदराबाद ने किए थे। तो हैदराबाद के बारे में कभी कभी बोला भी ये जाता है कि हैदराबाद अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं बना, ये कहीं कभी कभी बोला जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी हैदराबाद के इंटरनल मामलों में, आंतरिक मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं की। क्यों? क्योंकि बदले में हैदराबाद के जो निज़ाम होते थे वो अंग्रेजों की हमेशा मदद करते थे। उन्होंने कभी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, उल्टा अंग्रेजों की मदद की हमेशा, और लास्ट तक मदद की। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी हैदराबाद के जो निज़ाम थे उसने पाकिस्तान में जाने की बात की कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा। फिर भारत ने ऑपरेशन पोलो चलाया, एक भारतीय सेना ने हैदराबाद में 1948 में, और हैदराबाद को फोर्सफुली, बलपूर्वक भारत में मिला लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत का अकेला स्टेट कौन सा है जिसको आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद बलपूर्वक या फोर्सफुली भारत में मर्ज किया गया था, मिलाया गया था, वो भी हैदराबाद है। हैदराबाद के बारे में कुछ भी नहीं है क्योंकि हैदराबाद वाले कभी लड़े ही नहीं, कभी संघर्ष नहीं किया, हमें उन्होंने पहले ही सहायक संधि साइन कर दी थी। हैदराबाद के लास्ट निज़ाम थे मीर उस्मान अली खान, जिनके टाइम पे ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया है। इनका नाम कभी कभी पूछते हैं। इसके बारे में बोला भी जाता है कि ये दुनिया का उस टाइम सबसे रिचेस्ट पर्सन था, सबसे अमीर आदमी था हैदराबाद का निज़ाम। तो ये छोटी छोटी कहानी स्टोरीज हैं अवध और हैदराबाद के बारे में कि इन दोनों स्टेट्स ने, दोनों राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी अलायंस पर, सहायक संधि पर साइन की है। सहायक संधि का मतलब आपने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को मान लिया अपने ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखो दोनों में सहायक संधि की बात आई है, तो हम लोग सहायक संधि के बारे में देखते हैं कि ये सब्सिडरी अलायंस क्या थी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये पॉलिसी बनाई थी जो भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड वेलेजली ने, उसने, हालांकि पहले से चलती थी लेकिन इसने उसको फॉर्मल पॉलिसी बनाया, बिल्कुल अच्छी पॉलिसी बनाई। तो पहले समझ लो ये
सब्सिडरी अलायंस थी क्या? सहायक संधि एक बहुत स्मार्ट पॉलिसी अंग्रेजों की थी। इस पर जो भी राजा साइन करता था उस राजा की सिक्योरिटी की पूरी गारंटी अंग्रेज लेते थे। अच्छा, भारत के राजा लोग वैसे भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे पर हमले करते रहते थे, राज्य हमेशा खतरे में रहता था। ऊपर से भारत में फ्रांसीसी लोग, पुर्तगाली, डच सब लोग थे। तो ऐसी हालत में भारत के राजाओं को सुरक्षा की गारंटी बहुत बड़ी होती थी। और सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि सुरक्षा करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे सबसे ज्यादा खतरा वो सुरक्षा करने के लिए तैयार है। बदले में उस राजा को दो चार काम करने पड़ते थे, जैसे अंग्रेजों की सेना की एक रेजिमेंट, एक टुकड़ी को उस राजा को अपने खर्चे पे अपने यहाँ पे रखना पड़ता। राजाओं को सिक्योरिटी के बदले में ये कोई बड़ी चीज नहीं थी कि बदले में क्या मिल रहा है, पूरी सुरक्षा मिल रही है उसकी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आएगी लड़ने के लिए। अच्छा, राजा लोग अपनी सेना रखते या फालतू के हाथी पाल लेते, उससे तो अच्छा था कि सेना को पाले। दूसरा, उस राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट, एक एम्बेसडर अपने राज्य में रखना पड़ता। वो नजर रखता कि वो राजा ऐसा तो नहीं कोई षड्यंत्र रच रहा है या अंग्रेजों के किसी दुश्मन से हाथ मिला रहा है। तीसरी कंडीशन ये भी थी कि वो राजा अंग्रेजों के किसी भी दुश्मन से हाथ नहीं मिला सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी उस राजा की फॉरेन पॉलिसी, विदेश संबंध डिसाइड करेगी या कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो एक तरीके से, पूरी तरीके से वो राजा अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। वो राजा कुछ नहीं कर सकता अंग्रेजों के बिना, और बदले में बस अंग्रेज क्या करते थे, सिक्योरिटी की गारंटी देते थे। भारत के बहुत से राजाओं ने सहायक संधि पर साइन कर दी, सब्सिडरी अलायंस पर। कुछ के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला स्टेट 1798 में जो हैदराबाद साइन किया, मैसूर, अवध, और जो मराठा पेशवा था उसने 1802 में हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ऐसे बहुत से राजाओं ने इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व था वो स्वीकार कर लिया। अच्छा, इस सहायक संधि का असर क्या पड़ा समझना, कि सहायक संधि की वजह से अंग्रेजों को बहुत फायदा मिला। पहला फायदा क्या मिला कि अंग्रेजों के जो भी दुश्मन थे उनको कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं मिला। जैसे आप समझो, फ्रांसीसी लोग भारत में थे तो फ्रांसीसियों की कोई राजा मदद नहीं करता, क्योंकि लिखा गया था कि अंग्रेजों के किसी दुश्मन से हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है, आप दोस्ती नहीं कर सकते। तो फ्रांसीसी अलग थलग पड़ गए, पुर्तगाली अलग थलग पड़ गए। ऐसे ही भारत के जो राजा थे एक दूसरे की मदद करते थे, वो भी अलग थलग पड़ गए। और अंग्रेज क्या करते थे, इन्हीं में से किसी एक को एनिमी डिक्लेयर करते थे, दुश्मन डिक्लेयर करते थे, पूरी सेना ले जाके उसको मारते थे, उसका हिस्सा कैप्चर करते थे, और बाद में सेना, भारत के राजा लोग ही क्या कर दे रहे थे, खर्चा भारत के राजा उठा रहे थे। तो एक तरीके से उस टाइम पर भारत को गुलाम बनाने के खर्चा भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं से वसूला है। तो ये सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस, बहुत पूछी जाती है। लॉर्ड वेलेजली की पॉलिसी थी, और वेलेजली की वजह से बहुत से राजाओं ने, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इसको छोड़कर भी बहुत से राजाओं ने सहायक संधि पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है।